Musk backed SpaceX listed at a 19% premium to its IPO price on Friday. This skyrocketed his net worth to beyond $1 trillion. That Elon Musk became the world's first trillionaire. पैसा जिसके पीछे आज दुनिया पागल है। पर क्या आप जानते हैं इस पैसे की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या इसमें तब्दीलियां आईं? पैसे की कहानी वैसी नहीं है जैसी आपको बताई जाती है। तो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ चलिए। आज से करीब 10,000 साल पहले जब लोग शिकार किया करते थे, उस वक्त लोग छोटे छोटे कबीलों और ग्रुप्स की शक्ल में रहा करते थे। उस वक्त गिफ्ट इकॉनमी यूज़ होती थी, मतलब जिसने बड़ा शिकार किया वो अपने पूरे कबीले में बांट देगा, इस उम्मीद में कि कल अगर किसी और ने शिकार किया तो उसे भी मिलेगा। शिकार हर रोज़ नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज़ लगती है। फिर इंसानों ने फसलें उगाना शुरू की, कोई चरवाहा बना, किसी ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। यहाँ से वजूद में आया बार्टर सिस्टम, मतलब चीज़ों का लेन देन। इसकी ज़रूरत पेश ही क्यों आई? क्योंकि चरवाहे को दूध के लिए बर्तन और बर्तन बनाने वाले को दूध चाहिए था, इसलिए इन्होंने आपस में ही लेन देन करना शुरू कर दिया। पर सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस बार्टर सिस्टम का आगाज़ कहाँ से हुआ? इसका आगाज़ आज से करीब 8,000 साल पहले मेसोपोटामिया से हुआ। मेसोपोटामिया जो कि 2 बड़ी नदियों में बसा हुआ था, इसलिए यहाँ खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने सोचा चलो ट्रेड करते हैं, और यहाँ से ये आइडिया पूरी दुनिया में फैल गया। पर इसमें भी कई बड़ी प्रॉब्लम का सामना था, मतलब किसी चीज़ का कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं था। इस वजह से बहुत झगड़े होते थे। मतलब अगर आप बाज़ार में एक गाय लेकर गए हो तो सामने वाला आपको एक जोड़ी जूते ही दे, जो कि काफ़ी बड़ा इम्बैलेंस था। और हो सकता है जो आपको चाहिए सामने वाले को वो चीज़ चाहिए ही ना हो। मतलब आप गंदम की बोरी लेकर कुम्हार के पास गए तो कुम्हार कह सकता था कि मेरे पास पहले ही गंदम बहुत पड़ी है, मुझे तो दूध चाहिए। इस वजह से हो सकता है आपकी डील ना हो, और आपकी डील तब तक रुक सकती थी जब तक आपको कोई तीसरा ऐसा शख्स ना मिल जाए जिसको गंदम चाहिए हो और उसके पास दूध मौजूद हो। आज से करीब 5,000 साल पहले जब बादशाही निज़ाम बनने लगे, तब ट्रेडिंग को आसान करने के लिए कुछ चीज़ों को बाकायदा फिक्स मनी कर दिया गया। ये हर इलाके के हिसाब से अलग-अलग थे, जैसे कि रोमन एम्पायर और अफ्रीका, यहाँ की करेंसी नमक थी। उस दौर में नमक आज के सोने की तरह था, क्योंकि उस दौर में फ्रीज़र नहीं थे, और इसलिए गोश्त को महफूज रखने के लिए उस पर बाकायदा नमक लगाया जाता था। रोमन एम्पायर में उस वक्त लोगों को तनख्वाह नमक की सूरत में दी जाती थी। असल में सैलरी लफ्ज़ भी लैटिन वर्ड सैलरियम से निकला है, जिसका मतलब है नमक से दिए जाने वाले पैसे। कौड़ी शेल चाइना में 2000 BC के आसपास सबसे लंबे अरसे तक चलने वाली ये करेंसी थी। इसे संभालना आसान था, गिनना आसान था, पर इसकी अपने में कोई वैल्यू नहीं थी। ये इसलिए वैल्यूबल था क्योंकि सबको लगता था कि ये वैल्यूबल है। और इसी तरह हर जगह पर अलग-अलग करेंसी थी, जैसे अमेरिका में कोकोया बीन, मेसोपोटामिया और इजिप्ट में जौ और गंदम ऐसा करेंसी यूज़ होती थी। इस सिस्टम ने दुनिया को ट्रेड करना तो सिखा दिया, लेकिन इसका बहुत बड़ा मसला था वज़न और स्पेस। अगर आपको एक बड़ा घर या ज़मीन ख़रीदनी है तो आपको बदले में 50 गाय या 100 बकरियां लेकर जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी दौलत को लेकर सफ़र करना और उसे चोरों से बचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से इंसान ने धीरे धीरे इन सारी कमोडिटीज़ को छोड़कर एक ऐसी कमोडिटी चुनी जो बहुत छोटी हो, लेकिन उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, और वो कमोडिटी थी सोना और चांदी। सोना और चांदी के आने से कमोडिटी मनी का दौर हमेशा के लिए समाप्त हो गया और मेटालिक मनी का आगाज़ हुआ। यह ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आज से करीब 2600 साल पहले लादिया, जो कि आज का तुर्की है, वहाँ के राजा किंग एथलेस के बाद
किंग क्रोएशियस ने इसको दुनिया भर में मशहूर किया। पहले सिक्का प्योर सोने का नहीं था बल्कि इलेक्ट्रियम नाम की एक कुदरती मेटल का था जो सोना और चांदी का मिक्सचर था। इस पर एक शेर का निशान बना हुआ था जो कि उसके राजा की मोहर थी। राजा की मोहर का मतलब था हुक्मरान गारंटी देते हैं कि इसका वजन और क्वालिटी बिल्कुल सही है। लैदिया से सीखकर ये सिस्टम तेजी से ग्रीक, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर में फैल गया। रोमन्स ने प्योर गोल्ड और सिल्वर को दुनिया की स्टैंडर्ड करेंसी बना दिया। ये सिस्टम सॉलिड था, सोना हो या चांदी, पर इसकी सप्लाई लिमिटेड है। कोई सोना या चांदी हवा से नहीं बना सकता। रोमन एम्पायर उस वक्त जंग लड़ रहा था, आर्मी को तनख्वाह देनी थी, पर सिक्के इतने नहीं थे, तो रोमन एम्पायर ने वो खेल खेला जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सिक्कों में मिलावट शुरू कर दी। पहले उनके सिक्के, जिसे दिनेरियस कहा जाता था, उसमें प्योर 95% सिल्वर था। बाद में 0.5% सिल्वर। इसके वजह से हुई हाइपर इन्फ्लेशन। मार्केट में सिक्के हद से ज़्यादा बढ़ गए। जहां मान लो एक बकरी की कीमत 1 दिनारियस थी, वहीं एक बकरी की कीमत 100 दिनारियस हो गई, जिसकी वजह से ये सिक्का तबाह हो गया और इसके लोग सड़कों पर आ गए। बाद में ये कहानी इंग्लैंड में रिपीट हुई और फिर इंडिया में। इस तरह कई सिस्टम कोलैप्स हुए, पर असली चांदी और सोने की वैल्यू सेम थी। फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये बात है 13वीं सेंचुरी की। उस वक्त चाइना पर मंगोल बादशाह का राज था। दुनिया भर से ताजिर चाइना में आया करते थे ट्रेड के लिए, पर इतनी बड़ी मिकदार में चांदी और सोने को लाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसका वज़न बहुत ज़्यादा था और फिर चोरी होने का डर। तो बादशाह ने एक कागज़ का नोट छापा जिसका नाम था छाओ। राजा ने ऐलान किया कि आज से सभी यही नोट इस्तेमाल करेंगे और कोई भी मार्केट में सोना या चांदी इस्तेमाल नहीं करेगा, और जो भी इस नोट को लेने से मना करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। और इस नोट की जमानत मैं खुद लेता हूँ। मौत का डर और राजा की जमानत की वजह से पहली बार ऑफिशियल पेपर करेंसी एग्जिस्टेंस में आई। फिलोसफर ने पहले ही वार्निंग दे दी कि अगर बादशाह ने अपनी लालच में आकर ज़रूरत से ज़्यादा कागज़ प्रिंट कर दिए तो पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। और उसके बाद वैसा ही हुआ। जिस बादशाह ने इस नोट को प्रिंट किया था, कुबलाई खान, के बाद उसके पोतों ने इस कागज़ को हद से ज़्यादा प्रिंट करना शुरू कर दिया। चाइना में ये सिस्टम तो फ्लॉप हुआ, पर यह सिस्टम आहिस्ता से पूरी दुनिया में फैल गया। यूरोप, खासकर इंग्लैंड में, लोग अपने सोने की हिफाजत के लिए बड़े सुनारों के वॉलेट में सोने को रखते थे। सुनारों ने कागज की एक रसीद लिख कर देता था कि आपका 10 किलो सोना मेरे पास महफूज है। धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि जब भी कुछ खरीदना हो तो वॉलेट से सोना निकालने की क्या ज़रूरत है, क्यों न हम ये कागज़ की रसीद ही एक दूसरे को दें। बस उन रसीदों ने ही आगे चलकर बैंक में नोट का रूप लिया। 1694 इंग्लैंड के बादशाह को फ्रांस के बादशाह से जंग लड़नी थी और उसके लिए पैसे चाहिए थे। कुछ अमीर ताजरों ने मिलकर दुनिया का पहला मखसूस बैंक बनाया, द बैंक ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने गवर्नमेंट को लोन दिया और बदले में बैंक नोट प्रिंट करने के लिए राइट लिए। ये नोट बाकायदा गोल्ड स्टैंडर्ड पर चलते थे, यानी अगर आपके हाथ में 5 पाउंड का नोट है तो आप बैंक में जाकर उसके बदले 5 पाउंड का असली सोना ले सकते थे। इस यकीन ने पेपर मनी को दुनिया भर में हिट कर दिया। 18th और 19th सेंचुरी में जब अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर कब्जा करना शुरू किया, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका, तो वो जहां जहां गए उन्होंने अपना वहीं बैंकिंग और पेपर करेंसी का सिस्टम वहां लागू कर दिया। हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए पहली बार पेपर करेंसी चलना शुरू हुआ। असली ट्विस्ट तो तब आया जब पूरी दुनिया जंगों में फंसी हुई थी। तब अमेरिका उन्हें जंगी हथियार प्रोवाइड कर रहा था, जिसके बदले उसने गोल्ड लिया। और जब
जंगें ख़त्म हुई तो 80% सोना अमेरिका के बैंक में था। 1944 में अमेरिका ने एक ऐसी ऑफर रखी जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था। जब पूरी दुनिया के पास सोना ख़त्म हुआ तो अमेरिका ने कहा, तुम अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से लिंक कर दो। तुम जब भी $35 लेकर आओगे तुम्हें उसके बदले 1 औंस गोल्ड दिया जाएगा। इसी वजह से दुनिया ने डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी मान लिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर असली खेल जो किसी ने सोचा नहीं था यहीं से शुरू हुआ। जंग के बाद जब हालात ठीक हुए तो बहुत से मुल्क डॉलर लेकर अमेरिका के पास आए कि हमारा सोना वापस करो। इतना सोना एक साथ वापस करना अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह था। तो फिर वो हुआ जो सबके लिए शॉकिंग था। 15 अगस्त 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने टीवी पर आकर वाज़ेह कर दिया कि आज से डॉलर और सोने का कोई लिंक नहीं। आज से हम डॉलर के बदले सोना नहीं देंगे। और उसके बाद अमेरिका ने डॉलर को छापना शुरू किया, जैसे कि हमेशा हिस्ट्री में रिपीट हुआ है। उस वक्त 1 औंस गोल्ड की कीमत $35 थी। आज $5,000 का 1 औंस, मतलब उस दौर के डॉलर के मुताबिक आज के डॉलर की कीमत 0.7% रह गई है। 99.3% का फॉल। और एक वक्त ऐसा भी होगा कि डॉलर की वैल्यू 0 रह जाएगी, जैसा कि हिस्ट्री में बार बार होता है। तो सवाल ये है कि असली दौलत क्या है? अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताएं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब हर आम इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो गई, तब बड़ी को बचाने के लिए आम का पैसा उन पर लगाया गया और आम आदमी बेहाल और रोड पर आ चुका था। तब एक अनजान शख्स सतोशी नाकामोटो ने वाइट पेपर पब्लिश किया और उसने बिटकॉइन बनाया। बिटकॉइन का मकसद था कि आवाम के पैसे पर गवर्नमेंट्स या बैंक का कंट्रोल ना हो, उसकी सप्लाई लिमिटेड हो, फिएट करेंसी की तरह जब चाहे कोई प्रिंट ना कर दे। बिटकॉइन को बैंक छाप नहीं सकता, कोई खुद से नहीं बना सकता। और फिर बाद में साइप्रस ने बैंक में रखे हुए सारे पैसे को फ्रीज कर दिया। तब लोगों को समझ आई कि बैंक में रखा हुआ पैसा भी उनका नहीं है और वो सेफ नहीं है। इसी क्रैश के दौरान बिटकॉइन की कीमत बहुत तेजी से ऊपर गई